हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अब आपके जो एग्जाम है वो नियर बाय है जेके एसएसबी का, तो अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी नींद कम करोगे, जब आप डेडिकेशन के साथ में, मेहनत के साथ में अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा बढ़ाओगे, तो आपका सिलेक्शन जो है वो और भी पास आता जाएगा आपके लिए। इसीलिए अपने पढ़ाई को और भी ज्यादा मजबूत करिए, और मजबूत करने के लिए, अपने आप को एनालिसिस करने के लिए टेस्ट देना नहीं भूलना है। मैं बार बार बोल रही हूं, यही आपको एनालिसिस करेगा कि आप कहां तक हैं, आपके जो आपका पहला पढ़ा हुआ है वो गलत तो नहीं हो रहा। ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो उसी आपकी प्रिपरेशन में कुछ एमसीक्यू और एड ऑन करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शानदार, बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। मैच वाला क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिसके गलत होने के चांसेस भी यहाँ पर ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बीच में प्रैक्टिस इन चीजों को भी कराती हूँ, ताकि जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो ये गलत नहीं। तो चलिए आंसर करिएगा। यहाँ पे विटामिन और डेफिशिएंसी के बारे में आपको पूछा गया है, तो आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन? चलिए, ये अभी आपके जो एग्जाम हुआ है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, लेडी हार्डिंग के अंदर नर्सिंग ट्यूटर का जो एग्जाम हुआ है उसी का पेपर है ये। क्लियर है? तो देखिए, आप इसको अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं ना, तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा समझ लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग ट्यूटर का पेपर का एक अलग ही लेवल होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो विटामिन की लिस्ट लगी हुई है। तो देखिए, जीरोप्थेल्मिया जो होता है, ड्राइनेस ऑफ द आई जो होता है, वो विटामिन ए जो कि रेटिनोल जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, रेटानोइक एसिड भी बोलते हैं। पर्निशियस एनीमिया जो होता है वो यहाँ पे आपके ये आंसर है। पर्निशियस एनीमिया जो होता है विटामिन 12 इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होने वाला कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, और बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स होता है। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, तो ये मैच आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसीज। आंसर करिएगा, इनमें से क्या जो है वो आपके राइट आंसर। अगर आपको चौथा ऑप्शन वहां पे नहीं दिख रहा था, आप यहाँ पे भी देख सकते, ठीक है ना। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर टेकन प्रिवेंशन फॉर जेनेटिक डिसीज। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। एवरीवन क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर्स भी करना। यस, तो क्या प्रिवेंशन करेगी रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर के रिलेटेड, ये पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही बोला गया है। तो अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर रेडिएशन कॉनेट्स। यस, देखिए ये बात बहुत सही बोली गई है। आपको भी पता है कि जब हम बच्चे को फिजियोथेरेपी भी देते हैं, सॉरी फोटोथेरेपी, ठीक है, जॉइंटिस होता है, बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसके आईज और गोनेट्स उनको कवर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि गोनेट्स को अगर आपने कवर नहीं किया तो फर्दर ये जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, स्टरलिटी भी करता है आगे जाके, इसीलिए ये, और आई को अगर क्लोज नहीं किया तो ये रेटाइना को डैमेज कर देगा। तो इसी तरीके से जो रेडिएशन के जैसे एक्सरे ज्यादा करवा देते हैं, या जो भी रेडिएशन वाली चीजें हैं उनपे ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, तो ये कंडीशन स्पेशली जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। बट प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कि इसको ज्यादा एक्सपोज नहीं होने देना है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो ये सही बात है। दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है, अवॉइड कॉन्सेंजुनिस मैरिज। कॉन्सेंजुनिस मैरिज जो होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रक्त संबंधी विवाह से बचे। हिंदी में भी लिखा हुआ देखिए आप कि जो ब्लड रिलेशन, कुछ ऐसे होते हैं रिलीजन्स वगैरह, वहां पे ब्लड रिलेशन में भी मैरिज होता है, लेकिन अगर आपको जेनेटिक कंडीशन से प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो आपको इस मैरिज से जो है वो ब्लड रिलेशन वाली मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। तो ये बात भी सही बोली गई है। तो चलो, पहला और दूसरा ऑप्शन तो हमारा राइट है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की, अवॉइड लेट मैरिजेस, यानी कि देर से विवाह करने से बचे, यानी कि किसी की मैरिज लेट होती है, इसका मतलब ये प्रिवेंशन नहीं होता है जेनेटिक डिसऑर्डर से लेके, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। सॉरी,
ये तो होगा लेट मैरिज से अवॉइड करना है, लेकिन अवॉइड इंटरनेशनल मैरिज, तो ये बात सही नहीं है कि आप इस देश में हैं तो दूसरे देश की किसी लड़की से या लड़के से शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है। लेकिन लेट मैरिज अगर करता है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत बोला गया है, अवॉइड लेट मैरिज। तो ये सही बात है कि अगर आप लेट मैरिज करते हैं ज्यादा टाइम लेके 35 साल, ठीक है, उसमें अगर बच्चे हो रहे हैं आपके 35 से 40 के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जेनेटिक क्रोमोसोम इतना काम नहीं करते, आपकी बॉडी इतना वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जेनेटिकली डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 4, यानी कि सी जो है वो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर प्री पैक्ड STI and RTI color code kit for the treatment of STI and RTI infection। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन और दूसरा जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रांसफ्यूजन इंफेक्शन कंट्रोल के हिसाब से जो किट बनाई गई है, उस किट के अकॉर्डिंग कौन सा किट जो है वो यहाँ पे कलर कोड जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे किट 1 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन इंफेक्शन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किट बनाए गए हैं। और इस किट में किट 1 है, ग्रे कलर का किट होता है जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एनोरेक्टल डिस्चार्ज एंड सर्विसाइटिस के लिए होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किट 1 ग्रे कलर का होता है और उसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एनोरेक्टल डिस्चार्ज एंड सर्विसाइटिस होता है। दूसरा है ग्रीन कलर का होता है किट 2 जो कि लोअर एब्डोमिनल पेन। तीसरा जो होता है व्हाइट जेनाइटल अल्सर के लिए नहीं होता है। चौथा होता है किट 7 जिसमें ब्लैक और इंगुइनल बुबो इसके ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको याद रखनी है। किट 3 जो होता है वो व्हाइट कलर का और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अल्सर के लिए, तो ये करेक्टली मैच जो होता है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा और बाकी के जो है वो आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आयन इज एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ बट कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ इफ कंज्यूम इन हायर क्वांटिटी। यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो दांतों के ऊपर आपके धब्बे, मोल्टिंग जो होता है वो कर सकती है अगर बच्चा जो है वो इसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपने दे दिया तो ये कंडीशन हो सकती है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। यस एवरीवन, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और साथ में आंसर्स भी करना है। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्लोराइड जो है ये दांतों से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर इसको एक्सेसिव अमाउंट में दे दिया तो ये मोल्टिंग कर देता है, दांतों में डिस्कलरेशन कर सकता है, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती। और यही फ्लोराइड जो है वो अगर स्केलेटल मसल जो होती है, स्केलेटन जो होता है वहां पे अगर इंक्रीज हो जाए तो ऐसी कंडीशन के बोन और जॉइंट के अंदर ये अफेक्ट डाल सकता है। क्लियर है, उसके लिए आप जो एज अ नर्स आपका रोल क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप जो पेशेंट है उसको कम्युनिटी हेल्थ लेवल पे आप बता सकते हो, एजुकेट कर सकते हो कि जो है वो आप ऐसी चीज यूज करें जिसमें परफेक्ट लेवल में फ्लोराइड का लेवल हो। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करना है और टूथपेस्ट जो यूज कर रहे हो वो भी आपको देख के ही यूज करना है, ऐसा आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आयरन नहीं रहेगा, क्लोराइड नहीं रहेगा, पोटेशियम रहेगा, फ्लोराइड इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप JKSSB स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, 39 फुल टेस्ट अवेलेबल है, अब टाइम आ गया है अपने आप को असिस्ट कर लो भी, क्योंकि उसमें जो गलत होगा, अभी आप टेस्ट दोगे, ठीक है, उसमें जो भी गलत होगा तो उसको आप ठीक कर सकते हो, यानी कि उसको दोबारा पढ़ सकते हो कि पढ़ो, ताकि एग्जाम में अगर वो आया उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वो हमारा गलत नहीं होना।
ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, एमसीक्यू क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप किरोशा एकेडमी के हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी जो है वो यहाँ से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िए और आंसर करिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट गिवन ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ डायरिया टू रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ एपिसोड। आंसर करिएगा कि कौन सा एलिमेंट डायरिया अगर बच्चे को होता है तो कौन सा एलिमेंट जो है वो दिया जाता है जो सीवियरिटी को कम करता है। तो देखिए डायरिया जब भी होता है तो आपको पता है कि डायरिया या तो 1-2 दिन के अंदर होता है या फिर 14 डेज के, यानी कि परसिस्टेंट डायरिया होता है। एक डिसेंट्री होता है जिसमें स्टूल के साथ में ब्लड भी आपको दिखेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे डायरिया की बात हो रही है, तो डायरिया की सीवियरिटी को यानी कि ड्यूरेशन जो है उसको कम करने के लिए, सीवियरिटी को कम करने के लिए कि यूनिसेफ और WHO, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज है, यूनिसेफ एंड WHO, इन दोनों ने जो है वो फिक्स किया है कि जिंक अगर किसी को रिहाइड्रेशन थेरेपी के अंदर, यानी कि रिहाइड्रेशन कब करेंगे, जब डायरिया होगा, तो रिहाइड्रेशन थेरेपी जब भी करते हैं तो ORS तो देते ही हैं, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से सोडियम पोटेशियम सिट्रेट जरूरी होता है, ग्लूकोज वगैरह, लेकिन यहाँ पे जिंक जो है वो भी 14 डेज के लिए दिया जाता है। कितने दिन के लिए देते हैं? 14 दिन के लिए जिंक देना भी जरूरी होता है ताकि सीवियरिटी को ये कम कर सके, डायरिया की सीवियरिटी को। ठीक है, तो रिहाइड्रेशन थेरेपी में जिंक भी दिया जाता है, 14 डेज के लिए इसको देते हैं ताकि ये डायरिया की सीवियरिटी और ड्यूरेशन को जो क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड लॉस वगैरह ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन को यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिटल एनोमलीज एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोमिनियस एक्सेप्ट। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर। क्लास को एक बार शेयर करिएगा सभी बच्चे, और साथ में आपको आंसर्स भी आंसर कर गया है। एक्सेप्ट का सवाल है, इन चारों में से कौन सी कंडीशन है जो ओलिगोहाइड्रामिनियस, तो हाइड्रा, सीधी सी बात है, पॉलीहाइड्रामिनियस, हाइड्रामिनियस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो नॉर्मल 600 to 800 एमनियोटिक फ्लूइड हम मानते हैं एट द टाइम ऑफ टर्म, लेकिन पॉलीहाइड्रामिनियस में क्या होता है, 2000 ml से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। ओलिगोहाइड्रामिनियस में लेस देन 200 ml जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कौन कौन सी कंडीशन में पॉलीहाइड्रामिनियस होता है, तो हाइड्रोस फिटालिस में होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा है तो होगा, अगर एनेंसिफेली है तो भी आपको पॉलीहाइड्रामिनियस जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रीनल एजेनेसिस है, आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में मेन जो कंपोनेंट होता है मैटरनल प्लाज्मा और फीटल का यूरिन ही होता है, अगर रीनल ही प्रॉपर तरीके से नहीं बना है किडनी, तो यूरिन कहां से बनेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो रीनल एजेनेसिस से यहाँ पर क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रामिनियस। तो एक्सेप्ट पूछा गया था आपको, तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, ओलिगोहाइड्रामिनियस। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास को शेयर करना है, और यहाँ पे सी जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए, इसको पता लगाने के लिए पॉलीहाइड्रोमिनियस, ओलिगोहाइड्रोमिनियस, क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि कम है या ज्यादा है, तो ऐसी इसकी सिचुएशन फिर यूएसजी के द्वारा देखा जाता है कि भाई किस कंडीशन की वजह से ऐसा जो है वो हो रहा है। ठीक है, उसका पता सिर्फ हम यूएसजी से ही लगा सकते हैं, अदरवाइज फिर टेस्ट वगैरह करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, उससे हम पता कर सकते हैं। एक AFI इंडेक्स होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, उससे भी पता करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, AFI, और एक सिंगल पॉकेट इंडेक्स, सिंगल पॉकेट इंडेक्स, ये सब यूएसजी के द्वारा ही कर सकते हैं। 2 to 8 इसकी रेंज होती है, इसकी 5 to 25 जो है वो रेंज, यानी कि अगर 25 से ज्यादा आता है तो पॉलीहाइड्रामिनियस से, 5 से कम आता है तो ओलिगोहाइड्रामिनियस से, सिंगल पॉकेट इंडेक्स 2 से कम आता है तो ओलिगो, एंड 8 से ज्यादा आता है पॉलीहाइड्रामिनियस। यूएसजी गाइडेड है ये, यूएसजी से ही आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूनेटल असेसमेंट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस डज नॉट इंक्लूड न्यूनेटल स्टेटस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस, यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस जो बच्चे में नियोनेट में चेक किया जाता है, उसमें क्या चीज शामिल नहीं होती है, आंसर करिएगा।
तो देखिए जो कार्डियो रेस्पिरेटरी असेसमेंट होता है उसमें ब्रीथ साउंड देखे जाते हैं, बच्चे का कलर यानी कि बच्चे, ये हम अबगार स्कोर में भी देखते हैं, वही बात है यहाँ पर भी। तो अबगार स्कोर में भी हम देखते हैं कि बच्चे का कलर कैसा है, ब्लू है, एक्रोसाइनोसिस है या पिंक है, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है। हार्ट के साउंड ये अलग चीज है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन अबगार स्कोर थोड़ा अलग है। अबगार स्कोर में 5 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एफर्ट भी देखा जाता है, हार्ट साउंड, कलर, ब्रीथ साउंड, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इसमें इंक्लूड होता है, हालांकि इसका ध्यान जरूर रखा जाता है, लेकिन कार्डियो रेस्पिरेटरी में इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी कार्डियोवास्कुलर में आपके ब्रीथ साउंड, कलर, हार्ट साउंड या हार्ट रेट हम बोल सकते हैं, हार्ट रेट जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हालांकि हाइपोथर्मिया के लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, जेनेटिक काउंसलिंग शुड फोकस ऑन, जेनेटिक काउंसलिंग जो करते हैं वो किस चीज पे फोकस्ड होता है, ये पूछा गया है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। यस एवरीवन, जेनेटिक काउंसलिंग। तो देखिए जेनेटिक काउंसिल जो होता है इसके अंदर फैमिली नॉट मैरली ऑन द अफेक्टेड इंडिविजुअल, तो ये सही बात है। दूसरी चीज यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर दिस डिसऑर्डर, यानी कि प्रीनेटल के अंदर डायग्नोस्टिक जो ये पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर होते हैं को चेक करना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए टेक्निक्स, तो यस होनी चाहिए। तीसरी चीज है यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द पर्सन विद जेनेटिक डिसऑर्डर, तो तीनों बातें जो है वो यहाँ पे जेनेटिक काउंसिल के लिए जरूरी है। ये तीनों बातें आप उनको बता सकते हो कि जेनेटिक पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर है तो अर्ली डायग्नोसिस हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उनको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेन मैनेजमेंट, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेन मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया पीस मेथड दैट अलाउ द पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्टर preset dose of analgesic within prescribed time by activating an infusion pump. B statement है opioid analgesic methadone is primarily used in a chronic pain as it does not cause cardiac toxicity. Which of the following statement correct? आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ओपियोड एनाल्जेसिक मेथाडोन इज प्राइमरीली यूज्ड इन क्रॉनिक पेन एज इट डज नॉट कॉज कार्डियक टॉक्सिसिटी। इसमें जो स्टेटमेंट सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर समझा रही हूँ कि इसमें पीपीटी में शायद वो ऑप्शंस जो है वो नहीं आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज जो है वो यहाँ पे बोली हुई है, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और आप मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ ये कमेंट में लिखना है आपको कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही। आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट की मैं बात करी थी कि देखिए जो ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है जिसमें मेथाडोन एक नाम है, इज प्राइमरीली यूज, बिल्कुल क्रॉनिक पेन में इसको यूज करते हैं, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में। लेकिन ये मेथाडोन दी तो जाती है, लेकिन ये करता क्या है, ये क्या करता है, क्यूटी इंटरवल जो होता है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसका मतलब कार्डियक टॉक्सिसिटी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। पहला स्टेटमेंट है पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, पीसीए जो है वो सेल्फ एडमिनिस्टर प्रीसेट डोज होता है एनाल्जेसिया का। मेथड अलाउ पेशेंट टू सेल्फ एडमिनिस्टर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम बाय एक्टिवेटिंग एन इन्फ्यूजन पंप, ठीक है। तो ये जो बात है इसको भी पेन मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये कार्डियक टॉक्सिसिटी करता है, विच इज मेथाडोन। यूज जरूर करते हैं क्रॉनिक पेन में, लेकिन ये कार्डियक टॉक्सिसिटी करता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब आपके पास में ये तीनों ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, तीन ऑप्शन है, क्लियर है।
अब यहाँ पे पहला में टाइप में लिखा हुआ, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन वहां नहीं दिख रहे, तो आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 है रिएक्शन आर IgE मीडिएटेड रिएक्शन दैट अकर ओनली ससेप्टिबल पीपल हु आर सेंसिटाइव टू स्पेसिफिक एलर्जन। बी है यहाँ पे टाइप 4th रिएक्शन आर इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच आर बेसिकली सीन इन एटोपिक डर्मेटाइटिस। सी टाइप 2nd रिएक्शन आर साइटोटॉक्सिक एंड साइटोलाइटिक रिएक्शन। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से केवल 1 और 2 सही है, दूसरा है केवल 1, 2 और 3 सही है, तीसरा है केवल 1 और 3 या केवल 2 और 3। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा रिलेटेड टू रिगार्डिंग हाइपर सेंसिटिविटी। आंसर करिएगा। 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर। पिछली क्लास में मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में, तो अब आप आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे आपका रहेगा एवरीवन। टाइप 1st हाइपर सेंसिटिविटी आपको पता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन IgE एंटीबॉडी इसके अंदर एक्टिवेट होती है। टाइप 2nd जो होती है जिसको हम साइटोटॉक्सिक बोलते हैं। टाइप 3rd इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। एंड टाइप 4th विच इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टी लिम्फोसाइट, टीबी के अंदर जो हम टेस्ट करते हैं उसके अंदर ये टाइप 4 वाली ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब ये 4 हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन होती है, उस बेस्ड पे आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ऐसा आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला देखते हैं। टाइप 1st हाइपर सेंसिटिविटी IgE मीडिएटेड होती है, अभी मैंने बताया सही बात है। रिएक्शन दैट अकर ओनली इन ससेप्टिबल पीपल हु आर सेंसिटाइव टू, बिल्कुल एलर्जी के टाइम पे यही रिलीज होती है, राइट बात है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि टाइप 4th रिएक्शन आर इम्यून नहीं। टाइप 4th रिएक्शन अभी मैंने बताया आपको कौन सी होती है, डिलेड हाइपर सेंसिटिव, डिलेड जो टीबी वाली होती है विच इज द टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस ये वाली इम्यून कॉम्प्लेक्स वाली तो टाइप 3rd हो जाती है, तो ये आंसर हमारा गलत है। तीसरी है टाइप 2nd रिएक्शन आर साइटोटॉक्सिक एंड साइटोलैक्टिक रिएक्शन, बिल्कुल राइट बात है, ये साइटोटॉक्सिक और साइटोटिक रिएक्शन की होती है। तो यहाँ पे तीसरा जो है वो भी सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर रहेगा, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही बात है। आगे बढ़ने से पहले JKSSB स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप, तो 39 टेस्ट फुल टेस्ट अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, और MCQ क्रैश कोर्स भी आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ाई वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। दोबारा मिलते हैं कल दोबारा से JKSSB की इंपॉर्टेंट MCQ के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, पिछली क्लासेस जिन्होंने भी नहीं देखी, फ्री कंटेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, आपका ही इसमें फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेस्ट देना नहीं भूलना है, जितना हो सके उतना टेस्ट दीजिए ताकि आप अपने वीक एरिया पे काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।